हेलो स्टूडेंट। हम औद्योगिकरण के युग के पहले 2 चैप्टर पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर के। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में यहाँ बात कर रहे हैं भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर के विषय में मैंने बात की थी। और यहाँ अगर हम बात करें तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। तो ये किसने कहा था उसके विषय में बात आती है। ये शब्द किसके कहे गए हैं? हेनरी पतुलो के द्वारा कहे गए हैं। लेकिन हुआ ऐसा क्या कि एकदम से जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल जाती है 19वीं सदी तक आते आते। जहाँ हम बात करें तो 1811 और 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, जो 1850-51 में 3% रह जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसे कुछ कारण हैं यहाँ दिखाए गए हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इंग्लैंड के उद्योगपति जो सूती कपड़ा निर्माता रहे हैं, वो इसके कारण रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया कि दूसरे देशों से जो आने वाला कपड़ा है, जैसे हमने एक पहले भी हमने देखा था कि मक्का के आयात पर किस तरह से उन्होंने रोक लगवा दी थी, तो ऐसे ही ब्रिटेन वो किसानों ने किया था। अब यहाँ उद्योगपतियों ने जो मांग की है कि बाहर से आने वाला जो कपड़ा है उस पर ज़्यादा टैक्स वसूला जाए। और दूसरी बात और उन्होंने कहा कि भारत में ही जो इस कपड़े का निर्यात किया जाए, तो वो प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाए, जिस वजह से यहाँ वो निर्यात है वो घट जाता है काफ़ी संख्या में। तो वो हमें देखने को मिलता है। और भारतीय जो बुनकर रहे हैं वो इसका मुकाबला और सामना नहीं कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था आयात। और 1870 तक वो क्या है 50% से ऊपर चला जाता है इन सब कारणों की वजह से। । 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या यहाँ देखी गई है कि अब उन्हें जो कपास है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एजेंटों ने तो पहले ही पेशगी रकम दे दी और उन्हें सिर्फ उन एजेंट ही जो क्या है ब्रिटिश एजेंटों को ही कपास बेच सकते हैं, जिस वजह से। और भारतीय कारीगरों को अगर कपास खरीदनी है तो उसके दाम ज़्यादा ऊंचे लिए जाते हैं, जिनकी वजह से वो अब इस प्रतिस्पर्धा में कामयाब नहीं हो पाए या उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो भारत में फैक्ट्रियों के आने के विषय में बात की गई है। हमारे मैप से रिलेटेड कंटेंट चलते हैं। अभी यहाँ पे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। जहाँ मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ भारतीय जो व्यापारी हैं, जो प्रमुख उद्योगपति रहे हैं, उन्होंने जो कारखाने लगाए हैं, उनके विषय में यहाँ बात की जाएगी। और कई बार नॉर्मली कहा भी जाता है कि क्या टाटा बिरला हो, तो उन टाटा बिरला जो फैमिलीज रही हैं उनके विषय में यहाँ बात की जाएगी। उन्होंने ही सबसे पहले भारत में कारखाने हैं वो स्थापित किए हैं, उनके विषय में बात आती है। तो फैक्ट्रियों का आना है यहाँ। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। पहली कपड़ा मिल की बात आती है। वैसे हमने पढ़ा है कि 8th क्लास में पहली कपड़ा मिल है वो 1818 में लगी थी। सूती कपड़ा मिल की बात आती है, लेकिन वो सफल नहीं रही। वह सफल हो जाती है, वो लंबे समय तक उत्पादन उसमें नहीं हो पाता है, वो बंद हो जाती है, जिस वजह से फिर 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल लगती है। यहाँ पे वो सफल रहती है, वो बात की गई है। 1862 तक यहाँ मुंबई में 4 मिलें हो जाती हैं और उनमें 94,000 तकलियाँ और 2150 करगे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी थी और वहाँ पहले जूट मिल है 1855 में मिलेगी आपको। कहीं 1859 में भी दी हुई है, जो आपने पहले पढ़े होंगे कंटेंट उनमें।
ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे तो वहाँ 1859 मिलेगा, 1855 नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी ही कन्फ्यूजन रहती है यहाँ। लेकिन 1855 में जो लगी है वो 1867 की है, तो वो कंटिन्यूटी है। यहाँ पर भी वही बात है, ये लंबे समय तक नहीं उत्पादन हो पाया इसमें भी। और दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई उत्तरी भारत में एल्गिन कपड़ा मिल। एल्गिन कपड़ा मिल कब लगी है उत्तरी भारत की बात करते हैं, कानपुर की। कानपुर में एल्गिन कपड़ा मिल है 1860 में लगी है। और 1861 में अहमदाबाद में लगती है, ये याद रखना। यहाँ ये कॉन्टेंट नहीं दिया गया है, अहमदाबाद का 1861 है, कानपुर का 1860 है। उसके बाद इसके साल भर बाद चलो इन्होंने वो दे ही दिया, अहमदाबाद में कपड़ा मिल भी चालू हो गई थी। साल भर बाद 61 की बात आ गई। 1874 में पहली बुनाई और कताई, ये जो पहली जो मिलें हैं ये बुनाई है, ठीक है। इनमें सूत काटने का काम ही नहीं मिलों के अंदर नहीं होता। लेकिन भारत में यह आता है कि पहली बुनाई और कताई मिलें कहाँ लगी है, वो मद्रास में लगी है। आपको ये याद रखना होगा। कहीं मुंबई की तरफ ही आप प्लॉट चलो, ऐसा नहीं है। जो पहले यहाँ जमशेदजी जिजाबॉय के विषय में बात की गई है कि जमशेदजी जिजाबॉय कौन थे। एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उस समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। जो सूरत बंदरगाह के हाशिए की बात आती है, चली जाती है, तो जहाजरानी का सबसे बड़ा बेड़ा है जमशेदजी जिजाबॉय का रहा है। अंग्रेज़ और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 तक उसने सारे जहाज हैं वो बेचने पड़े थे, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाया या अंग्रेजी ब्रिटिश जहाज आ गए तो इसके जहाज़ों से व्यापार ही नहीं हो पाया। तो वो बात यहाँ रही है। दो देशों मतलब देशों के विभिन्न तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। तो इनमें है बहुत सारे व्यावसायिक समूह को इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला रहा है, क्योंकि भारत ब्रिटेन है चीन के साथ। हमें पता है कि अफीम का व्यापार है वो करता आया है, और उस अफीम व्यापार के साथ ही ये भारतीय जो जुड़े रहे हैं, और इन्होंने ही जो क्या है मोटी रकम है वो कमाई है। और उसके बाद भारत में अपने कारखाने हैं वो स्थापित किए हैं। जहां बात करें तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया, और द्वारकानाथ टैगोर ने 1830-40 के दशक में 6 संयुक्त उद्योग जो कंपनियां हैं वो उन्होंने लगाई। जहां बात करते हैं लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यापारी सफल उद्योगपति भी रहे, लेकिन टैगोर नहीं सफल हो पाए। मुंबई में डिंसा पेटेंट आगे चलकर देश के विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवान जी टाटा रहे हैं। टिस्को की बात हम करते हैं, टाटा स्टील एंड कंपनी की जहां बात आती है ये बात वहां पे है। और इंग्लैंड की कच्ची कपास निर्यात करके उन्होंने पैसा कमाया है। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल, 1917 में जूट मिल है कलकत्ता में, जो क्या है मारवाड़ी सेठ हुकमचंद द्वारा लगाई गई है। और यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिड़ला के पिता और दादा ने किया है। तो टाटा बिड़ला की यहाँ बात आ जाती है। उसके बाद आगे हम बात करें तो पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, कुछ पूर्वी अफ्रीका के साथ संबंधित थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुंचाने का काम करते आए हैं। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे जो हम देखते हैं कि लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया है जमशेदजी खनाल जी टाटा के द्वारा 1912 में। मजदूर कहाँ से आए के विषय में बात की गई है आगे जो कंटेंट हमारा चलता है उसमें। अब मजदूर कहाँ से आएंगे, अगर हमारे यहाँ पे कारखाने स्थापित हो जाते हैं हमारे आसपास, तो मजदूर कहाँ से आएंगे, हमारे आसपास के क्षेत्र से होंगे। मुंबई की बात आई तो मुंबई के रत्नागिरी जिले से आए हैं। कानपुर की बात आई तो कानपुर के आसपास के क्षेत्र से मजदूर आए हैं। तो यही बात है, फैक्ट्री में मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 में मजदूर फैक्ट्रियों में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1940 तक 24,36,000 हो जाते हैं। और 1911 में मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए हैं। कानपुर मिलों में काम करने वाले कानपुर के आसपास के गांव से आए हैं। ये बात यहाँ की गई है। आगे बात करता है
एक व्यक्ति दिखाया गया है यहाँ जॉबर के तौर पे। अब बात आई थी, मैंने जिक्र किया था कि मतलब श्रमिकों की तो अधिकता है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में जो क्या काम प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ जॉबर हैं, एजेंट हैं, जो लोगों को जॉब दिलाने का काम करते थे, मुसीबत के समय उन्हें पैसे देते थे। तो ऐसे व्यक्तियों की बात यहाँ की गई है। लेकिन जिन लोगों को वो काम दिलाते थे उनसे चाहे वो कुछ पैसे लेते थे या फिर उनसे मतलब कुछ वस्तुओं की डिमांड करते थे या तोहफे मांगते थे उनसे, तो इस तरह की यहाँ बात की गई है। एक बसंत पार्कर कौन थे, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आती है कि बसंत पार्कर कौन रहे हैं। मिल मजदूर रहे हैं, मजदूर मुंबई में एक मिल मजदूर थे। एक और बात आती है कि भाई भोसले कौन थे। भाई भोसले के शॉर्ट क्वेश्चन के विषय में आती है, मुंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे जो 30-40 के दशक के लिए अपने यहाँ बातें की गई है। उन्हें जो बुखार भी हो जाता है, जो काम करते हुए 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, शाम के 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम करते थे। मेरे पिताजी 35 साल की नौकरी थी, तो दमा जैसी बीमारी हो गई तो वे काम करने से लाचार हो गए, तो उसके बाद वो वापस चले गए। यहाँ जिनकी ज़िंदगी के विषय में बताता है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं औद्योगिक विकास का अनूठापन। यहाँ बात की गई है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाली जो यूरोपीय जो एजेंसियाँ रही हैं उनके उत्पादन में दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर भारत में चाय हैं, अफीम है, नील की कृषि के बाद बागान वगैरह हैं, जूट व्यवसाय वगैरह है जो उन्होंने भारत में किया है। तो आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती मिलों में कपड़ों के बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। और जब धागे का आयात किया जाता था तो हमेशा ही बेहतर किस्म का जो धागे का आयात किया जाता रहा है। और हथकरघा बनाने के बाद वही जो चीन के साथ उन्होंने व्यापार यहाँ किया है। उसके बाद आगे हम बात करें तो 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण में हमें कई बदलाव से गुजरते हुए देखा गया कि स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से, हमने गांधी जी का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ स्वदेशी आंदोलन की बात आई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि विदेशी वस्त्रों की जो बहिष्कार किया था और स्वदेशी माल को अपनाने की बात की गई थी। तो भारतीय खादी की मांग है वहाँ बढ़ी है, तो औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के सरकार पर दबाव डाला। तो 1906 में के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी और चीनी बाज़ारों में चीन और जापान भी मिलों में उत्पादन छा गए यहाँ पे। अब भारतीय के उद्योगपति धागे की बजाय दोबारा से कपड़ा है वो बनाने लगे हैं। 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोबारा फिर यहाँ दोगुना हो चुका है। जैसे पहले गिर गया था दोबारा से फिर बढ़ा है। एक और इमारत यहाँ दर्शाई गई है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात आ जाती है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर है मैप से रिलेटेड, तो कहाँ लगाया गया है? मुंबई में लगाया गया है। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या है, जितने भी व्यापारी रहे हैं अगर उस समय व्यापार के जरिए उनके मार्ग में कोई आने वाली अगर बाधाएं होती हैं तो उनका सॉल्यूशन, उनका समाधान क्या होगा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है ताकि वहाँ उन पर विचार विमर्श किया जाए, एक जगह पर उन मुद्दों में फैसला किया जा सके। तो ये बात यहाँ दर्शाई गई है, इस वजह से इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं कर पाया। कौन से युद्ध की बात करता है? पहले विश्व युद्ध है, दूसरे विश्व युद्ध की बात आती है तो उसके बाद तो पहले विश्व युद्ध के बाद तो ही नेटवर्क है मैनचेस्टर का वो पूरी तरह से भारत से समाप्त होने की बात आ जाती है। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो विश्व युद्धों के दौरान बिल्कुल नष्ट हो गई थी, तो उसकी निर्यात में गिरावट हमें देखने को यहाँ मिली है। उसके बाद हम आगे
जो लघु उद्योग हैं वो काफ़ी संख्या में जो स्थापित हुए हैं भारत में, उनके विषय में बात करेंगे। एक प्लाइस्टल शब्द आएगा, उसके विषय में बात की जाएगी। उसके बाद वस्तुओं के लिए बाजार है जो भारत में कैसे तैयार करते थे इंग्लैंड, उनके विषय में बात आएगी। ब्रिटिश जो व्यापारी हैं कैसे भारत में बाजार तैयार किया जाता था, उसके विषय में बात आएगी। तो हम आगे पढ़ेंगे। जब तक आपका धन्यवाद।